Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher. 10th ICSE फिजिक्स लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है और इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलोरीमेट्री. इम्पोर्टेंट, यस ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट. बच्चों इस चैप्टर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये चैप्टर सब लोग थोड़ा डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स नॉट, ये चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है बच्चों. आज इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स मैं आपको क्लियर करवा के दूंगा. जो भी डाउट्स है ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो. अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ. लेट्स बिगिन. सो कैलोरीमेट्री में सबसे पहले हमने हीट इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था. बच्चा हीट जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसे हम स्टैंडर्ड यूनिट जूल में मेजर करेंगे. कैलोरी क्या है? फिर जनरली आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में सेक्शन ए में, डिफाइन 1 कैलोरी. तो आप इस 1 कैलोरी को किस तरह से डिफाइन करोगे? देखो डेफिनेशन ये अलग पॉइंट हो गया. जनरली क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 कैलोरी और आप लिखे आते हो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल. एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्वेश्चन था डिफाइन 1 कैलोरी, मतलब आपको इसकी डेफिनेशन को लिखे आना है. तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? ऑफ कोर्स बच्चों आप वीडियो को पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो. आपको पता है मेरे जितने भी सारे वीडियोस हैं या मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं वो एक मोनोलॉग नहीं होता है, ये डायलॉग है. मींस व्हाट एग्जैक्टली? मैं आपको सजेस्ट करता हूं जब कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन करूं आप वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर दो, फिर बाद में आंसर होने के बाद आप फिर से इस वीडियो को प्ले करो. आप मेरे आंसर के साथ आपके आंसर को वेरीफाई करने की कोशिश करिए. एब्सोल्युटली. सो प्लीज कीप रेडी योर कॉपी, मींस वी कैन से नोटबुक, पेन. आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लग रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते रहिए. आप मेरे साथ इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो. आप अच्छे से रिवाइज करने के लिए रेडी हो जाओ. सो लेट्स से जब हम बात करते हैं 1 कैलोरी की, तो 1 कैलोरी है क्या एग्जैक्टली? अगर मुझे डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करो? डिफाइन करने से पहले आपने रट्टा मार लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप रट्टा नहीं करना है. टेक्निकल टर्म्स या जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उसे समझ लीजिए. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं. चलो इस 1 कैलोरी को समझ लेते हैं. 1 कैलोरी मतलब क्या होगा? देखो मैंने आपको कहा कि एक बाउल लीजिए, एक बाउल के अंदर आपको पानी रखना है. कितना पानी लेना है? आप लीजिए वाटर 1 ग्राम. हाँ यस 1 ग्राम, 2-3 बूंदे. अच्छा ठीक है सर, पानी ले लिया आपने, एक बाउल लिया, पानी 1 ग्राम इतना लिया. इस पानी का टेम्परेचर, ऑफ कोर्स इस पानी का अभी का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर रखना है आपको 15 डिग्री सेल्सियस से. आपने पानी लिया 1 ग्राम इतना, इस पानी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस इतना. इस इनिशियल टेम्परेचर को चेंज करना है. What I wanted to do now, I just wanted to increase the temperature. मुझे इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है. कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से. अगर मैं इस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊं तो कितना होगा? 16 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर चेंज किया? हाँ डेल्टा टी. कितना? 1 डिग्री सेल्सियस. पानी था 1 ग्राम, पानी का इनिशियल टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस. मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ाया 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस हो गया. मतलब चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ. बच्चों इस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए ऑफ कोर्स आपने इस पानी को हीट किया. तो आपने इस पानी को हीट किया, मतलब जितनी हीट एनर्जी इस पानी ने एब्जॉर्ब की उस हीट एनर्जी को हम कहेंगे 1 कैलोरी. हाँ सो व्हाट इज 1 कैलोरी? अभी आप वर्ड्स में लिख के लाओगे, वर्डिंग में आंसर बताइए. सो हाउ कैन यू राइट और व्हाट कैन यू राइट नाउ? सो 1 कैलोरी इज व्हाट एग्जैक्टली? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसे 1 कैलोरी कहा जाता है. बहुत आसान है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी. सो 1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगती है उस हीट को 1 कैलोरी कहा जाएगा. दैट्स इट. 1 कैलोरी स्टैंडर्ड यूनिट में कितना होगा? क्योंकि मैंने कहा कि हीट का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो जूल है. तो 1 कैलोरी मतलब कितने जूल? तो 1 कैलोरी का मतलब आपको लिखे लाना है
1 कैलोरी। अभी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल वाला। इसको राउंड अप हमने किया है, इसको राउंड अप आप 4.2 भी कर सकते हो। इसका एक्यूरेट वैल्यू है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, बट इसे आप राउंड अप करके 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लर्न कर लीजिए। हीट कैपेसिटी पे चलते हैं। अगेन द हीट कैपेसिटी इज समव्हाट वी कैन से कि ये थोड़ा आप डिफिकल्ट कंसीडर करते हो। आई विल टेल यू दिस इज वेरी इजी। अगेन जैसे कि आपने 1 कैलोरी को समझ लिया, वैसे ही आप हीट कैपेसिटी को समझ सकते हो। पहले आप रिवाइज करके मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो, आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, रिकॉल करके आंसर देने की कोशिश करो। हो गया? चलते हैं हीट कैपेसिटी पे। सो व्हाट इज हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली? अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? देखो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, XYZ कुछ भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, मतलब डेल्टा टी, है ना? चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज करना है आपको? इस टेम्परेचर को, आप इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना था। मतलब करना क्या है? देखो, आपने लिया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। चलो हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस इतना था। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? अभी कितना है? 20। 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाना है, मतलब कितना हो जाएगा? अफकोर्स 21। तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना लिख दूं? 21 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? डेल्टा टी। 20 से 21 क्या? डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए आपने हीट सप्लाई की होगी, है ना? बर्नर ऑन किया होगा, तो ही तो टेम्परेचर चेंज होगा। इंक्रीज करना है, मतलब आपको हीट सप्लाई करनी होगी। चलो आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। आपने ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने यहाँ पे सप्लाई की, उस अमाउंट ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। सर पहले तो कैलोरी था, वो 1 कैलोरी का डेफिनेशन था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हीट कैपेसिटी को। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय C डैश इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड। आपने जितनी हीट सप्लाई की, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने यहाँ पर सप्लाई की है, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को आप यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर जितना होगा, डेल्टा टी जितना होगा, उसे डिवाइड कर दीजिए। Okay, so what is heat capacity? The amount of heat energy required to increase the temperature of given mass, given body by 1 degree Celsius. देखो कैसे लिखे आओगे? Heat capacity is the amount of heat energy required to increase the temperature of given mass of body by 1 degree Celsius. एक ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिया, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट इसे रिक्वायर्ड होगी, उस हीट को हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? फॉर्मूले से डिराइव कर लो। ये है हीट एब्सॉर्ब्ड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका यूनिट क्या लिख सकता हूं? हीट का स्टैंडर्ड यूनिट बताओ, जूल। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन। क्या हो गया? जूल पर केल्विन। तो SI यूनिट, हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है C डैश से। हीट कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट हुआ जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन को आप जूल पर केल्विन के जगह पे जूल पर डिग्री सेल्सियस भी वैलिड है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इस जूल पर केल्विन को हम जूल ऑब्लिक के ऐसे भी लिख सकते हैं, और जूल के पावर -1 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इसे आप रीड ऐसे ही करोगे, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। वैसे ही जूल पर डिग्री सेल्सियस को भी आप ऐसे कर सकते हो, जूल ऑब्लिक डिग्री सेल्सियस, जूल डिग्री सेल्सियस पावर -1। लिखने का तरीका अलग है, बट द मीनिंग सेम। हाउ टू रीड? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, whereas जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट। तो जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पर एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल देखते हैं, और मैंने अगर किया यहां पर कि ये 2 जूल
per degree Celsius. Something is written like this. So can you tell me the meaning of this statement? इसका मीनिंग क्या है? जूल 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हुआ, हाँ ऑफकोर्स सही कहा आपने, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी कुछ XYZ ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए वो ऑब्जेक्ट 2 जूल इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके, अगर मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हीट कैपेसिटी 6 जूल पर डिग्री सेल्सियस है, मतलब बताइए, ऑफकोर्स आपने कहा कि इस ऑब्जेक्ट जो भी कुछ XYZ ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए 6 जूल इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस कर रहे हैं। क्या है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं क्या होगा? देखो, पहला कंसेप्ट था हीट कैपेसिटी जो कि C डैश से डिनोट किया गया और ये जूल पर केल्विन होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होगा? यहां पर आपको जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है, कितना? 1 केजी। मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो वो ऑब्जेक्ट मुझे कितना लेना होगा? 1 केजी। यूनिट मास कहेंगे हम उसे। यूनिट मास इन द सेंस मींस व्हाट? मे बी 1 ग्राम और 1 किलोग्राम। मैंने कहा कि प्लास्टिक 1 यूनिट इतना लीजिए, तो 1 यूनिट प्लास्टिक मतलब हो सकता है कितना? आप एक तो उसे 1 ग्राम इतना सैंपल लोगे या फिर वो सैंपल 1 किलोग्राम इतना होगा। तो यहाँ पे एक सैंपल हमने लिया, जो सैंपल 1 यूनिट इतना है, तो 1 यूनिट इट मींस इट मे बी ऑफ 1 केजी और इट मे बी ऑफ 1 ग्राम। तो अभी हमने ले लिया है 1 केजी इतना। ओके, चलिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 केजी इतना है। इस 1 केजी ऑफ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस कितना? चेंज इन टेम्परेचर कितना? 1 डिग्री। 1 केजी मास चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करने वाले हो, इस हीट को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। देखो, 1 केजी ऑफ मास ऑब्जेक्ट, 1 केजी ऑफ ऑब्जेक्ट का मास, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 केजी है और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से मुझे इंक्रीज करना था या चेंज करना था। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे आप सप्लाई करोगे, उस सप्लाइड हीट एनर्जी को स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। इसमें हीट कैपेसिटी में मास 1 केजी नहीं था, गिवन मास था। So heat capacity is what exactly? The amount of heat energy required to increase the temperature of given mass by 1 degree Celsius. But here, in case of the specific heat capacity, the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kg by 1 degree Celsius. 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगेगी उसे स्पेसिफिक हीट कहोगे। फाइन, लाइक दिस वन। ये 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है। इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालने के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय C इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड अपॉन मास ऑफ दैट सब्सटेंस चेंज इन टेम्परेचर। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की जाएगी अपॉन में मास इनटू डेल्टा टी, इस तरह से। तो आप इसे Q is equals to mc delta t ऐसे भी लिख सकते हो। फाइन, व्हाट इज C? C is the specific heat capacity. So C is specific heat capacity. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट ने कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की है वो चेक करो, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है चेक करो, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है वो चेक करिए। इस तरह से, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आपको बता दूं कि सपोज मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट का मास हम ले लेते हैं यहाँ पे। फाइन, क्विकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सारे एक आसान वैल्यूज में आपको बताता हूँ। लिखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास 2 केजी इतना है। फाइन, इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ वो चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से हुआ और इस ऑब्जेक्ट को आपने कितनी हीट सप्लाई की?
2 डिग्री सेल्सियस को चेंज करने के लिए, 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। आपने कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पर सप्लाई की, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 1 जूल इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की है, 10 जूल इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सप्लाई की है। व्हाट इट, तो आप इसे इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक कैपेसिटी को निकालिए। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। Q मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सप्लाई की वो 10 जूल अपॉन, आपने यहां पर जो ऑब्जेक्ट लिया है वो है 2 kg इतना, और टेम्परेचर चेंज जो हुआ है वो 2 डिग्री सेल्सियस इतना। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो मैंने लिया यहाँ पर 2 फाइजा, फिर से इसे मतलब C मेरा जो मुझे मिल रहा है ये 2.5 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ऐसे। ओके, तो इसका यूनिट भी आपने यहीं पे समझ लिया। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का या स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों आसान है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करिए। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली? This is the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kg of mass by 1 degree Celsius. Amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kg of mass by 1 degree Celsius. इसका SI यूनिट मैंने बताया, SI यूनिट जो है इसका जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? स्पेसिफिक कैपेसिटी, इस वैल्यू को लर्न कर लीजिए, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। कौन बताएगा इसका मीनिंग मुझे? मींस व्हाट एग्जैक्टली? वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो कितनी है? वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी per degree Celsius. So what do you mean by this? Of course, yes, very good. तो आपने कहा 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए कितनी हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है? 4200 जूल्स। 1 केजी वाटर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज करने के लिए 4200 जूल इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए हम वाटर को एज अ कूलेंट कार में यूज करते हैं। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होगा बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा उसी सराउंडिंग में वो उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को कलेक्ट करने वाला है। मतलब इन पर्टिकुलर सिस्टम देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी, है ना। देखो कैसे, अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। एक अपने, फिर से मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। सी देयर इज अ बाउल, इसके अंदर कुछ पानी आपने रखा था, है ना, इस तरह से। और ये जो वाटर है, ये वाटर आपने जो रखा था, इसका मास कुछ m1 इतना ले लेते हैं। फाइन। अफकोर्स ये जो वाटर आपने लिया इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होगी। तो जनरली वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको बताई 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। पानी आपने लिया, ये पानी जो है मास m1 इतना है। पानी की आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, इसको हमने C1 कंसिडर किया। इस पानी का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस ऑब्जेक्ट में, इस पानी के अंदर अगर आप हॉट वाटर ऐड कर देते हो तो आपको इसका चेंज इन टेम्परेचर होगा कुछ ना कुछ। तो मैंने डेल्टा टी लिख दिया। अब ये जो पानी है, ये पानी जो इनिशियली आपने इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ये पानी, इसे हम कहेंगे कोल्ड वाटर। ये कोल्ड था। जैसे आप इस पानी के अंदर अगर हॉट वाटर ऐड कर देते हो तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, हॉट वाटर का टेम्परेचर भी चेंज होगा। बराबर है कि नहीं? अगर मैं इसमें अभी ऐड करूं
हॉट वाटर को, तो जैसे मैंने इसके अंदर हॉट वाटर ऐड किया तो आपको लेवल ऑफ वाटर आपको चेंज मिलेगी यहाँ पर। इस लेवल ऑफ वाटर से हमें यहाँ पर अभी कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन पानी ऐड करने से लेवल चेंज होगी। तो अभी ये जो दूसरा पानी आपने ऐड किया है ये पूरा मिक्स हो जाएगा इसके साथ, ये कंप्लीटली कंबाइन हो गया। तो जो हॉट वाटर हमने ऐड किया उसको हम समझते हैं कि उसका मास M2 था, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी C2 है, और इसका भी चेंज इन टेम्परेचर आपको मिलेगा जिसे हमने कहा डेल्टा T2, लाइक दिस वन। तो इस पर्टिकुलर मिक्सचर में होगा क्या, किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास अगर आप दूसरा हॉट ऑब्जेक्ट रख देते हो इन कॉन्टैक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ हॉट ऑब्जेक्ट अगर आप कांटेक्ट में रखोगे तो हॉट ऑब्जेक्ट अपनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट इस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को गेन करेगा। हॉट ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट इस हीट को गेन करने वाला है। सो व्हाट वी कैन से हियर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। दो ऑब्जेक्ट्स को जब आप कांटेक्ट में रखोगे तो हॉट बॉडी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी और कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी को गेन करती है। कितनी? इक्वल। जितनी हॉट बॉडी ने हीट एनर्जी रेडिएट की उतनी ही हीट एनर्जी गेन करती है कोल्ड बॉडी। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर क्या होता है, heat lost by hot body is always equals to heat gain by cold body। तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी कोई हॉट बॉडी है जो हीट एनर्जी को रेडिएट करती है उसका मास m1 इतना होगा, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी C1 इतनी होगी, और उस ऑब्जेक्ट ने कुछ तो भी चेंज इन टेम्परेचर किया होगा, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो डेल्टा टी T1 से लिख देते हैं। सेम वे गेन बाय कोल्ड बॉडी, हीट एनर्जी को गेन किया जाएगा कोल्ड बॉडी ने, तो कोल्ड बॉडी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन करेगी वो कितना हो सकती है, हम मास ले लेते हैं M2, स्पेसिफिक कैपेसिटी ले लेते हैं C2 और डेल्टा T2 इस तरह से। गॉट इट? सो व्हाट वी कैन राइट हियर एग्जैक्टली, जब कोई हॉट बॉडी होती है वो हीट एनर्जी को रेडिएट करती है और कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी को गेन करेगी, तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। This principle is called as principle of method of mixture और principle of calorimetry। बच्चों तो एग्जाम में इसका यूज क्या होगा और आप क्या करने वाले हो, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में आपको यहाँ पर M1, C1, डेल्टा T1 ये कुछ पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको इस डेटा को निकालना है। कुछ तो भी इसमें अननोन वैल्यू हो सकती है, जैसे कि सपोज आपको M2 के लिए अननोन वैल्यू दी जाएगी, मतलब ये X होगा, अननोन होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना होगा, बाकी सारी वैल्यूज आपको दी जाएंगे। M1 C1 डेल्टा T1 दिया है, C2 डेल्टा T2 दिया है, आप M2 इस अननोन वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि C2 अननोन होगी, M2 दी जाएगी, तो इन डेटाबेस में से टोटल 6 वैल्यूज हैं, M1 C1 डेल्टा T1, M2 C2 डेल्टा T2, इन टोटल 6 वैल्यूज में से एक वैल्यू कोई तो भी अननोन होगी, उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट? इसीलिए इस प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर को हम यूज करते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहेंगे। तो कैलोरीमेट्री का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। इस तरह से इस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे। दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, चेंज इन फेज। चेंज इन फेज बी पार्ट है, जहां पर ऑब्जेक्ट या हम कहेंगे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में अगर जाए तो इसे हम चेंज इन फेज भी कहेंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऐसे 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। इसमें से कोई अगर सॉलिड बॉडी मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में अगर आती है तो यहां पर फेज चेंज हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है तो इस मेल्टिंग प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एडिशनली लगती है। देखो, टेम्परेचर चेंज के लिए कुछ एडिशनल हीट एनर्जी लगेगी, वाइल जब वो ऑब्जेक्ट मेल्ट होता है उस समय भी उस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को गेन किया होगा। फाइन, लाइक दिस वन। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो चेंज इन फेज के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगती है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। सो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट एग्जैक्टली? स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज नथिंग बट दी
amount of heat energy which is required to change the state for a given object. सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो उसे लेटेंट हीट की जरूरत है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना है तो उसे लेटेंट हीट की जरूरत है, वाइस वर्सा प्रोसेस भी हो सकती है, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा या स्टेट चेंज होती है तो ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट अमाउंट ऑफ हीट जो लगती है उस अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। गॉट इट? तो ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट को Q बाय M से कैलकुलेट करेंगे, where Q is the amount of heat energy absorbed and M is the mass of that particular object, है ना? जैसे कि मैं अगर कहूं कि मेरे पास यहाँ पे आइस क्यूब्स है ना, रेफ्रिजरेटर में से आपने आइस को बाहर निकाला, इस आइस का जो मास है ये है 10 ग्राम इतना। आपने रेफ्रिजरेटर ओपन किया, रेफ्रिजरेटर में से कोल्ड आइस को बाहर निकाला, ओके, और ये आइस जो है ये 10 ग्राम इतना है, ये आइस मेल्ट होने लगेगा, है ना, ये अभी मेल्ट होने लगेगा। तो आपको से मेल्ट होगा तो इसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कहां से अब्सॉर्ब कर रहा है? ये सराउंडिंग से अब्सॉर्ब कर रहा है। आपने अगर उसको आपने पाम पे रखा है तो पाम से ये हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने वाला है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस आइस क्यूब विल स्टार्ट मेल्टिंग नाउ। तो मेल्ट होने के लिए इसे जितनी हीट लगेगी उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। गॉट इट? लाइक दिस वन। तो आप स्पेसिफिक लेटेंट को याद रखिए। स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू गैस हो सकता है, ऐसे किसी भी स्टेट में चेंज हो सकता है। तो Q अपॉन M इस फॉर्मूले से आप इस लेटेंट हीट को सॉल्व कर सकते हो। या फिर इस क्वेश्चन में Q सॉल्व करने के लिए आ सकता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब की, वो भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आप MLM इस फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं आइस की लेटेंट हीट कितनी है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। सो आइस का स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है 336 जूल पर ग्राम ऐसा। सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। क्या समझ में आया आपको? इसका आंसर बोलिए। ऑफ कोर्स specific latent heat of ice is 336 joule per gram. It means what exactly? This particular 1 gram of ice, 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट लगती है? 336 जूल। 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए 336 जूल इतनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है। इसे कहेंगे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट। गॉट इट? यस, इसका यूनिट है जूल पर ग्राम। फाइन। सो यू ऑल आपने पॉइंट वाइज आंसर लिखे आना एग्जाम में। याद रखिए जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, या वी कैन से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस तरह। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब, kindly share this video. Thank you very much.